नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ज़रूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भाजपा सरकार का विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखें फेल बीजेपी। रुक करते हैं पहले खबर की तरफ। रेलवे का निजीकरण कर गरीबों का आखिरी सहारा भी छीन रही मोदी सरकार, देश की जनता इसका करारा जवाब देगी, राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, अपने पहले कार्यकाल से ही मोदी सरकार निजीकरण की राह पर है। कई बड़ी सरकारी कंपनियों का निजीकरण किया गया और कई इस लाइन में हैं। यहां तक कि मोदी सरकार देश की लाइफ लाइन कही जाने वाली रेलवे में भी निजीकरण की ओर कदम बढ़ा चुकी है। सरकार ने इसके लिए 109 जोड़ी ट्रेनों के लिए प्रस्ताव भी मांगा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर इस फैसले को लेकर निशाना साधा है। गुरुवार को राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि रेल गरीबों की एकमात्र जीवन रेखा है और सरकार उनसे ये भी छीन रही है। जो छीनना है छीनिए, लेकिन याद रहे देश की जनता इसका करारा जवाब देगी। बता दें कि मोदी सरकार काफी समय से रेलवे में निजीकरण पर काम कर रही है। फिलहाल देश में 3 जोड़ी निजी ट्रेनें चल रही हैं। अब रेल मंत्रालय ने 109 जोड़ी प्राइवेट ट्रेनें चलाने के लिए रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन मांगा है। इससे पहले भी केंद्र सरकार की ओर से कुछ सरकारी संस्थाओं के निजीकरण करने की कोशिश की गई, जिस पर राहुल गांधी अक्सर हमलावर रहे हैं। फिर चाहे अब रेलवे हो या फिर पहले एयर इंडिया को बेचने की बात हो, राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस पार्टी के अन्य नेताओं और विपक्षी पार्टियों ने भी मोदी सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। आज तक की खबर के मुताबिक इन ट्रेनों को भारतीय रेलवे के ड्राइवर और गार्ड ऑपरेट करेंगे। रेलवे के ये 109 जोड़ी सभी ट्रेनें भारत में निर्मित होंगी, जिससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। निजी कंपनियों की गाड़ियों के वित्त पोषण, खरीद, संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। 10 दिन में टमाटर हुआ 3 गुना महंगा, जल्द 100 के करीब। आलू ने भी कई सब्जियों को पीछे छोड़ा। जी हां दोस्तों, टमाटर खाने के लिए अब कलेजा मजबूत करना होगा। 10-15 दिनों के भीतर ही टमाटर के रेट आसमान पर पहुंच गए हैं। 15 से 20 रुपए किलो में बिक रहा टमाटर महज 2 हफ्ते के भीतर 3 गुना महंगा हो गया है। फुटकर में इन दिनों टमाटर 60 से 80 रुपए में 1 किलो मिल रहा है। वैसे तो बरसात के मौसम में हर साल टमाटर के भाव बढ़ जाते थे, लेकिन इस बार तो कुछ ज्यादा ही बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बाजार में टमाटर की जो क्वालिटी आ भी रही है वो पहले से थोड़ी गिरी हुई है। पिलपिला टमाटर जरूर 50 से 60 रुपए के भाव से मिल रहा है, लेकिन अच्छे के लिए ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ रही है। रेट के और बढ़ने की भी संभावना है। लखनऊ के गोमती नगर में ठेले पर सब्जी बेचने आने वाले राजू ने बताया कि टमाटर की आवक बहुत घट गई, जब तक बढ़ती नहीं भाव बढ़ता ही रहेगा। आलू भी हुआ महंगा। वहीं आलू की कहानी तो और भी विचित्र है। इन दिनों एकाध सब्जियों को छोड़ दिया जाए तो ठेले का सबसे महंगा आइटम आलू ही हो गया है। 30 रुपए में 1 किलो बिकने लगा है। 10 दिनों में फुटकर में इसके दाम में 10 रुपए प्रति की बढ़ोतरी हुई है। 20 से सीधा 30। बाकी सब्जियों से ज्यादा तेज हुआ आलू। बता दें कि भिंडी, तरोई, लौकी, कद्दू, करेला, कटहल इन सभी सब्जियों से तेज आलू हो गया है। फुटकर में भिंडी, करेला और लौकी तो 20 से 25 रुपए में 1 किलो मिल जा रही है, लेकिन आलू सीधे इनसे 2 गुना। अमूमन बरसात के दिनों में हरी सब्जियों के रेट ऊपर भागते हैं, लेकिन इस बार आलू सबको पछाड़ के टॉप पर चला गया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगला खाली करने के नोटिस के बाद लखनऊ शिफ्ट होंगी प्रियंका, ये होगा नया ठिकाना। जी हां दोस्तों, 1 अगस्त तक खाली करना है दिल्ली के लोधी एस्टेट का बंगला। लखनऊ के कॉल हाउस में शिफ्ट करने की प्लानिंग में प्रियंका। दिल्ली के लोधी एस्टेट स्थित बंगला खाली करने के नोटिस के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी दिल्ली के बजाय लखनऊ शिफ्ट कर सकती हैं। प्रियंका के करीबी सूत्रों के मुताबिक वो बहुत जल्द लखनऊ में कॉल हाउस में शिफ्ट कर जाएंगी। कॉल हाउस इंदिरा गांधी की मामी शीला कौल का है। प्रियंका पार्टी की महासचिव होने के साथ साथ यूपी की इंचार्ज भी हैं, लिहाजा उनका ये कदम बेहद सदी हुई रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। कोरोना संक्रमण के दौरान प्रियंका का यूपी में दौरा कम हो गया था। ऐसे में लखनऊ शिफ्ट होना राजनीतिक दृष्टि से भी अहम है। प्रियंका महासचिव बनाए जाने के बाद से यूपी में ज्यादा सक्रिय रही हैं, चाहे वो मजदूरों को ले जाने के लिए बसों के इंतजाम का मुद्दा हो या फिर सोनभद्र के किसानों के नरसंहार के बाद का आंदोलन हो। आगामी चुनाव से पहले लखनऊ में बेस बनाने का फैसला। जानकारी के मुताबिक प्रियंका गांधी ने यूपी के चुनावों से पहले लखनऊ में अपना बेस बनाने का फैसला पहले ही कर लिया था। इंदिरा गांधी की मामी शीला कौल के घर कॉल हाउस की मरम्मत का काम पहले ही किया जा चुका है। लखनऊ में प्रियंका इसी घर में रहेंगी। प्रियंका के बच्चे उनके साथ शिफ्ट होंगे कि नहीं, इस पर फैसला अभी नहीं किया गया है, लेकिन ये तय है कि यूपी की राजनीति में पूरी तरह सक्रिय और शामिल रहने के लिए प्रियंका लखनऊ में शिफ्ट होंगी और अपना ज्यादा वक्त यूपी के अलग अलग जिलों में बिताएंगी।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सोने चांदी की हाजिर कीमतों में आई जबरदस्त गिरावट, जानिए क्या रह गए हैं दाम। जी हां दोस्तों, सोने चांदी की हाजिर कीमतों में गुरुवार को भारी गिरावट दर्ज की गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोने के भाव में 488 रुपए प्रति 10 ग्राम की भारी गिरावट आई है। इस गिरावट से दिल्ली में सोने का भाव 49,135 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार रुपए में मजबूती के चलते सोने की कीमतों में यह गिरावट दर्ज की गई है। गौरतलब है कि पिछले सत्र में बुधवार को सोना 49,623 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था। घरेलू हाजिर सराफा बाजार में सोने के साथ ही चांदी के भाव में भी जबरदस्त गिरावट आई है। चांदी के भाव में गुरुवार को 1,168 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट आई है। इस गिरावट से चांदी की कीमत 50,326 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इससे पहले पिछले सत्र में बुधवार को चांदी 51,494 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर बंद हुई थी। HDFC सिक्योरिटी के वरिष्ठ विश्लेषक तपन पटेल ने बताया कि रुपए में तेजी से बढ़त के चलते सोने की कीमतों में गिरावट आई है। गुरुवार को भारतीय रुपया $1 के मुकाबले 56 पैसे मजबूत होकर 75.4 पर ट्रेंड कर रहा था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो गुरुग्राम शाम सोने का वैश्विक वायदा भाव कॉमेक्स पर 0.10% या $1.70 की बढ़त के साथ $1,781.60 प्रति औंस पर ट्रेंड कर रहा था। इसके अलावा सोने का वैश्विक हाजिर भाव इस समय 0.13% या $2.31 की गिरावट के साथ $1,767.78 प्रति औंस पर ट्रेंड कर रहा था। वहीं चांदी का वैश्विक वायदा भाव गुरुवार शाम कॉमेक्स पर 0.15% या $0.3 की गिरावट के साथ $18.19 प्रति औंस पर ट्रेंड कर रहा था। इसके अलावा चांदी का वैश्विक हाजिर भाव इस समय 0.54% या $0.10 की गिरावट के साथ $17.92 प्रति औंस पर ट्रेंड कर रहा था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिग्विजय बोले, हमने चलाए गरीब रथ, ये चलाएंगे अमीर रथ, वाह मोदी जी वाह। जी हां दोस्तों, रेलवे के निजीकरण पर दिग्विजय का वार, अमीर रथ चला रही है सरकार। दिग्विजय, केंद्र सरकार ने रेलवे में 100 से अधिक जोड़ी ट्रेनों को प्राइवेट कंपनियों को हाथ में देने का फैसला किया है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों की ओर से इसका पुरजोर विरोध किया जा रहा है। अब कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इसी मसले पर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। दिग्विजय ने कहा कि हमने गरीब रथ चलाए थे और ये अमीर रथ चलाना चाहते हैं। ट्विटर पर एक वीडियो जारी करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा, कांग्रेस ने चलाए थे गरीब रथ, भाजपा चलाएगी अमीर रथ, टैक्स जनता का, इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार का और मुनाफा उद्योगपतियों का, वाह मोदी जी वाह। कांग्रेस नेता ने कहा कि इससे आम जनता पर असर पड़ेगा क्योंकि प्राइवेट कंपनियां अपने हिसाब से दाम को बढ़ाएंगी और समय समय पर आम लोगों को किराए को लेकर दिक्कत का सामना करना होगा। दिग्विजय सिंह से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सरकार के इस फैसले पर सवाल खड़े किए थे। रेल गरीबों की एकमात्र जीवन रेखा है और सरकार उनसे भी ये छीन रही है। जो छीनना है छीनिए, लेकिन याद रहे देश की जनता इसका करारा जवाब देगी। अब निजी कंपनियां चलाएंगी 109 जोड़ी यात्री ट्रेनें, सरकार ने मांगे आवेदन। क्या है केंद्र सरकार का फैसला? दरअसल रेल मंत्रालय ने 109 जोड़ी प्राइवेट ट्रेनें चलाने के लिए रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन मांगा है। सरकार को उम्मीद है कि इससे भारतीय रेलवे में निवेश बढ़ेगा, साथ ही साथ यात्रियों को बेहतर सुविधाएं भी मिलेंगी। इससे करीब 30,000 करोड़ के निवेश आने की उम्मीद है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने भाजपा के नेताओं को भेजा कानूनी नोटिस, ये है पूरा मामला। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने भारतीय जनता पार्टी के 2 वरिष्ठ नेताओं को कानूनी नोटिस भिजवाए हैं। उन्होंने दोनों नेताओं को माफी मांगने के लिए भी कहा है। वहीं ऐसा नहीं करने पर उन्होंने दोनों नेताओं पर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। कमलनाथ ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा को यह नोटिस भेजा है। इन दोनों नेताओं ने कथित तौर पर आरोप लगाया था कि कमलनाथ ने केंद्रीय मंत्री रहते हुए आयात शुल्क कम करके चीनी कंपनियों को फायदा पहुंचाया था। कमलनाथ के वकील ने बुधवार को यह जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने अपने वकील के माध्यम से दोनों नेताओं को नोटिस भिजवाए हैं। उनके वकील वरुण तनखा ने कहा कि कमलनाथ ने चीनी कंपनियों की तरफदारी करने के आरोपों पर झा और शर्मा को कानूनी नोटिस भेजे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कैबिनेट विस्तार पर कांग्रेस समर्थकों का तंज, बोले ये बीरबल की खिचड़ी बीजेपी का पेट दुखाएगी। जी हां दोस्तों, शिवराज सरकार बनने के 100 दिन बाद आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। इसे लेकर कांग्रेस हमलावर हो गई और बीजेपी पर आरोप लगाए हैं कि मध्य प्रदेश में शिवराज ने चोरी के सरकार बनाने के 100 दिन बाद मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया और अब जाकर मंत्रिमंडल विस्तार किया जा रहा है और इसमें भी वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी की जा रही है। नए मंत्रिमंडल में ऐसे
लोगों को शामिल किया जा रहा है जो कि जनता के भरोसे को तोड़कर बिककर भाजपा में शामिल हुए हैं। ये मंत्रिमंडल बीरबल की खिचड़ी की तरह है जो कभी नहीं पक सकती और ना ही कोई खा सकता है। जैसे अकबर राजा को मुंह की खानी पड़ी थी, वैसे ही शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुंह की खानी पड़ेगी। कांग्रेस समर्थकों ने कहा कि माफियों के खिलाफ शुद्ध का युद्ध लड़ने वाली कमलनाथ सरकार को पद पैसे के लालच में गिराने वाले सभी 22 विधायक के लिए ये मंत्रिमंडल मुंगेरी लाल का हसीन सपना साबित होगा, क्योंकि इस मंत्रिमंडल में खिचड़ी में डलने वाले चावल अलग, दाल अलग, मसाले अलग हैं। इस दौरान कांग्रेस समर्थकों ने चोरी की सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर कांग्रेस द्वारा शिवराज मंत्रिमंडल बीरबल की खिचड़ी का पोस्टर बनाकर अनोखा प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि भाजपा में अंदरूनी लड़ाई के बाद बनने वाले मंत्रिमंडल के खिचड़ी का स्वाद जो कभी पकेगी नहीं, वो भाजपा के लिए बहुत पेट दुखाने वाला रहेगा। ये भानुभाति का कुनबा है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र ने जय जवान जय किसान के नारे में किसान को भुलाया, कैप्टन अमरिंदर सिंह। जी हां दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज विभिन्न किसान जत्थेबंदियों को किसान और संघीय ढांचे के विरोधी ऑर्डिनेंसों और बिजली संशोधन एक्ट में प्रस्तावित संशोधन के खिलाफ केंद्र सरकार के प्रति रोष का सख्त संदेश देने का न्योता दिया है। मुख्यमंत्री के इस न्योते पर किसान जत्थेबंदियों के बड़े नेताओं ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करके भारत सरकार को फिर गौर करके इनको वापस लेने की अपील की है। मुख्यमंत्री की तरफ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बुलाई मीटिंग में हिस्सा लेते हुए यूनियन नेताओं ने कहा कि हाल ही में जारी किए ऑर्डिनेंस और बिजली एक्ट 2003 में प्रस्तावित संशोधन पूरी तरह किसान विरोधी प्रतीत होते हैं। मीटिंग के अंत में सर्वसम्मति से पास किए प्रस्ताव में किसान नेताओं ने कहा यह ऑर्डिनेंस और प्रस्तावित संशोधन मुल्क के संघीय ढांचे पर सीधा हमला है, जिस कारण इनको वापस लिया जाना चाहिए। इससे पहले पंजाब और किसानी हितों की सुरक्षा की जरूरत पर जोर देते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा हम सभी को अपने राजनीतिक विभिन्नताओं के बावजूद एकजुट होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य और यहाँ के किसानों के हितों की रक्षा के लिए वह कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार हैं और सतलुज यमुना लिंक नहर के पानी के वितरण के मसले के मौके पर भी उन्होंने इस तरह ही किया था। केंद्र सरकार की तरफ से किसानों और सैनिकों के योगदान की अहमियत को घटाने की सख्त आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वास्तव में केंद्र ने जय जवान जय किसान के नारे में से किसान को भुला दिया है और यह नारे पंजाब के किसानों की तरफ से भारत को आत्मनिर्भर बनाने मुल्क भर में गूंजते होते थे। उन्होंने कहा कि अब और राज्य भी अनाज का उत्पादन करने लगे हैं और ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार ने जहां पंजाब के किसानों को दरकिनार कर दिया है, वहीं किसानी हित भी तबाह कर दिए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड कोरोनिल दवा पर पतंजलि और केंद्र सरकार को हाई कोर्ट का नोटिस। जी हां दोस्तों, स्वामी रामदेव पर लोगों को भरमाने का आरोप। हाई कोर्ट में जनहित याचिका हुई दायर। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार पतंजलि से मांगा जवाब। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बुधवार को योग गुरु रामदेव की कंपनी पतंजलि, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कोरोनिल दवा मामले में नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाई कोर्ट में तीनों को 1 सप्ताह के भीतर जवाब देना होगा। बाबा रामदेव के कोरोनिल के संबंध में किए गए दावे के मामले में जस्टिस रमेश रंगनाथन और जस्टिस आरसी खुलबे की डिवीजन बेंच ने यह आदेश जारी किया है। हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान यह जवाब मांगा गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक हाई कोर्ट में फार्मेसी कंपनी पतंजलि, उत्तराखंड के आयुष विभाग के निदेशक आईसीएमआर और राजस्थान की निम्स यूनिवर्सिटी को 1 सप्ताह के भीतर अपना जवाब दायर करना होगा। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री बोले कोरोनिल को लेकर माफी मांगे रामदेव। निम्स यूनिवर्सिटी के बारे में ही गया है कि दवा बनाने में इस विश्वविद्यालय ने साथ दिया है। दरअसल हाई कोर्ट में मणि कुमार नाम के एक अधिवक्ता ने जनहित याचिका दायर की थी और मांग की थी कि इस दवा पर बैन लगाया जाए। याचिका में स्वामी रामदेव पर आरोप लगाया गया है कि वे लोगों को कोरोनिल मेडिसिन लॉन्च करके भरमा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि यह दवा कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज कर सकती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी ने की थी लॉकडाउन में सैलरी नहीं काटने की अपील। मजदूरों ने मांगी तो मिली लाठियां, 2 एफआईआर भी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के नोएडा में थाना फेज 3 क्षेत्र के सेक्टर 63 स्थित ओरिएंट क्राफ्ट नामक कंपनी के सैकड़ों मजदूरों ने लॉकडाउन की अवधि में वेतन का भुगतान नहीं करने पर बुधवार 1 जुलाई 2020 सुबह खूब विरोध किया। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक इसी बीच पुलिस विरोध स्थल पर पहुंची और कथित तौर पर मजदूरों पर लाठीचार्ज किया। मामले में मजदूरों के खिलाफ 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं। एक कंपनी द्वारा शिकायत के आधार पर दूसरी पुलिस ने दर्ज की है। मजदूरों की मांग की थी अप्रैल से जून तक उनका भुगतान किया जाए। मजदूरों ने कहा कि वो किराए के घर में रहते हैं और बच्चों की फीस का भुगतान करने में भी समर्थ नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि फर्म के 2 अलग इकाइयों में काम कर रहे 5000 लोगों में से आधे लोग अपने गाँव के
लिए रवाना हो गए थे। प्रदर्शनकारियों में एक मजदूर सुनीता ने कहा कि कुछ अन्य काम की तलाश में हैं। हमें सिर्फ मार्च तक का भुगतान किया गया था। जब हम अप्रैल में गए तो बताया गया कि कंपनी जुलाई में फिर से खुल जाएगी। हालांकि जब हम आज आए तो हमने एक नोटिस देखा जिसमें कहा गया था कि कंपनी सितंबर में खुलेगी। इस पर हमने कंपनी से साफ करने को कहा कि हमारी बकाया राशि कब मिलेगी और कंपनी कब खुलेगी। इधर पुलिस मौके पर पहुंच गई और कंपनी के इशारे पर हमारे खिलाफ लाठीचार्ज का सहारा लिया गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का हाल। 13% प्रवासी मजदूरों को ही मिला अनाज। यूपी और बिहार ने बांटा सिर्फ 2% राशन। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार की ओर से चल रही पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गांवों को लौटने वाले प्रवासी मजदूरों को मुफ्त राशन की मदद दी जा रही है, लेकिन इस स्कीम की जमीनी हकीकत घोषणाओं से परे है। प्रवासी मजदूरों को वितरित करने के लिए 8 लाख मीट्रिक टन राशन का आवंटन किया गया था, जिसमें से मई और जून में महज 13% राशन ही मजदूरों को मिल पाया है। प्रवासी मजदूरों के बड़ी संख्या में शहरों से गांवों की ओर पलायन के चलते केंद्र सरकार की जमकर आलोचना हुई थी, जिसके बाद पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का ऐलान किया गया था। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक सरकार ने मई और जून में हर महीने 8 करोड़ ऐसे मजदूरों को 5 किलो मुफ्त राशन देने का ऐलान किया था जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, लेकिन सिर्फ 2.13 करोड़ लाभार्थियों को ही अब तक राशन मिल चुका है। इनमें से 1.21 करोड़ लोगों को मई में राशन दिया गया था, जबकि 92.44 लाख मजदूरों को जून में राशन मिला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 14 मई को स्कीम का ऐलान करते हुए बताया था कि 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए यह योजना लॉन्च की जा रही है। मंत्रालय के डेटा के मुताबिक सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने आवंटित किए गए 8 लाख मीट्रिक टन राशन में से 6.38 लाख मीट्रिक टन राशन उठा लिया था। इस तरह से आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जारी किए गए राशन का 80% हिस्सा राज्यों तक पहुंच गया, लेकिन 30 जून तक लाभार्थियों तक सिर्फ 1.7 लाख मीट्रिक टन राशन ही पहुंचा है। यह हिस्सा कुल आवंटित राशन का महज 13% ही है। इसी तरह बिहार ने भी अपने कोटे का 86,450 मीट्रिक टन पूरा राशन उठाया था, लेकिन सिर्फ 2.13% हिस्सा ही मजदूरों तक पहुंच पाया है। यूपी और बिहार के अलावा 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिन्होंने केंद्र के लिए एक राशन का सिर्फ 1% हिस्सा ही मजदूरों तक पहुंचाया है। ये राज्य है आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना और त्रिपुरा। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का भी यही हाल है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जरूरी खबर, एसबीआई ने बदले एटीएम से पैसे निकालने के नियम, अब ऐसा करने पर लगेगा जुर्माना। जी हां दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक ने अपने एटीएम निकासी नियमों में बदलाव किया है। अगर इन नियमों का पालन नहीं किया गया तो ग्राहकों पर जुर्माना लगेगा। मालूम हो कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से वित्त मंत्रालय ने छूट दी थी कि 30 जून तक किसी भी बैंक के डेबिट या एटीएम कार्ड से किसी अन्य बैंक के एटीएम से नकदी निकालने पर चार्ज नहीं लगेगा। एसबीआई ग्राहकों को पता होना चाहिए कि इसे आगे नहीं बढ़ाया गया है। 10 बिंदुओं में जाने एटीएम से पैसे निकालने के नए नियमों के बारे में। जिनके बचत बैंक खाते में 25,000 रुपए का औसत मासिक बैलेंस है, उसके लिए एटीएम में 8 ट्रांजैक्शन मुफ्त होंगे। इनमें से एसबीआई एटीएम में 5 लेन देन और 6 मेट्रो केंद्रों चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद में अन्य बैंक एटीएम के 3 लेन देन शामिल हैं। वहीं गैर महानगरों में ऐसे खाता धारकों को 10 मुफ्त लेन देन मिलेंगे, जिनमें एसबीआई के एटीएम में 5 और अन्य बैंकों के एटीएम में 5 लेन देन शामिल हैं। जिन खाता धारकों के बैंक खाते में 25,000 रुपए से 50,000 रुपए तक का औसत मासिक बैलेंस है, उनके लिए अन्य बैंकों के एटीएम में 8 ट्रांजैक्शन मुफ्त होंगे। 8 में से 3 मेट्रो और 5 गैर महानगरों में होंगे। जिन एसबीआई बचत खाता धारकों के पास 25,000 रुपए से ज्यादा का औसत मासिक बैलेंस है, उन्हें स्टेट बैंक ग्रुप के एटीएम में असीमित लेन देन की सुविधा मिलेगी। जिन खाता धारकों के बैंक खाते में 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक का औसत मासिक बैलेंस है, उनके लिए भी अन्य बैंकों के एटीएम में 8 ट्रांजैक्शन मुफ्त होंगे। 8 में से 3 मेट्रो और 5 गैर महानगरों में होंगे। जिन एसबीआई बचत खाता धारकों के खाते में 1 लाख रुपए से ज्यादा का औसत मासिक बैलेंस है, उन्हें स्टेट बैंक ग्रुप व अन्य बैंकों के एटीएम में असीमित लेन देन की सुविधा मिलेगी। करते हैं अगली खबर की तरफ। आप सांसद ने कहा, केंद्र ने चीन से लिया 5700 करोड़ का लोन, लोगों को कह रहे चीन का बहिष्कार करने को।
जी हां दोस्तों, आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों से चीनी सामानों का बहिष्कार करने के लिए कहती है और खुद वहां से करोड़ों रुपए का लोन ले लेती है। आप नेता ने रविवार 28 जून 2020 को ट्वीट कर कहा कि वाह रे भाजपाइयों, तुम और तुम्हारी ड्रामेबाजी काबिले तारीफ है। देश को कहते हो चीन का बहिष्कार करो और मोदी सरकार से 5700 करोड़ का कर्ज लेती है। सीमा पर जवान शहीद हो रहे हैं और भाजपा सरकार घुटना टेक योजना के तहत काम कर रही है। बता दें, आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।